नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के इस विशेष संस्करण में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमारे कार्यक्रम नहीं हो रहे थे, कुछ अपरिहार्य कारण थे। आज फिर से हम अपना दैनिक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। साप्ताहिक अंक जिसमें जो कि आम तौर पर हम रविवार को करते हैं, आज हम मंगलवार के दिन कर रहे हैं और हमारे साथ हर हफ्ते प्रोफेसर अभय दुबे और आनंद वर्धन जी होते हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। चुनाव पहले चरण की चुनाव 19 तारीख को हैं और ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। बहुत सारे चैनल अभी भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़त दिखा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश यह होगी कि हम अलग-अलग राज्यों की एक समझ बनाने की कोशिश करें अभय जी से और आनंद वर्धन जी से कि क्या सच में एक तरफ़ा लहर चल रही है या कहीं कठिन मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है या कुछ जगहों पर इंडिया ब्लॉक को भी बढ़त है। पहला सवाल आनंद वर्धन जी मैं आपसे ही करूँगा। एक तो ये कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि हम तो 80 में 80 सीटें जीत रहे हैं। क्या आपको ये लगता है कि यह दावा काफ़ी सफलतापूर्वक एक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 या 75 सीटें कम से कम जीत जाएगी? मैं कमल जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत लंबा चुनाव है, 7 चरणों का चुनाव है। कल परसों 19 तारीख को पहले 8 सीटों में के वोट हैं और जो मेरी अपनी समझ है मैं उसके हिसाब से बताऊं कि ये 8 सीटें 2014 में बीजेपी की सीटें थी। बीजेपी के 8 जगह से उम्मीदवार जीते थे। इन 8 सीटों में पीलीभीत को छोड़ के बाकी 7 सीटों की बनावट ऐसी है कि वहां मुस्लिम आबादी 41% से लेके 51% तक है। मैं मोटी-मोटी बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस समय जो मुस्लिम आबादी मतलब जो मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटर हैं, वो ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं या उनके पीछे खड़े हैं। पीलीभीत में शायद 26 या 27% है। अब दूसरी बात आती है, अच्छा पीलीभीत में लेकिन सिख पॉपुलेशन भी है। सिख पॉपुलेशन थोड़ा वो करके 7 या 8% सिख पॉपुलेशन है। जब 2019 का चुनाव हुआ तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इन 8 सीटों में से 5 सीट इस गठबंधन में, इसका जो भी नाम दीजिएगा बसपा सपा का, इसने उनसे झटक ली थी। तो 3 बसपा जीती थी, 2 सपा जीती थी। मुरादाबाद और रामपुर सपा के पास सीटें थी। और सहारनपुर की सीट जो बीजेपी जीती थी, वहां पे भी इमरान मसूद कोई 60-65 हजार वोट से हारे थे। मतलब कोई कांग्रेस के कैंडिडेट थे, कोई बहुत ऐसी लीड नहीं थी। जो मेरी समझ और जितनी मेरी जानकारी है, इस बार भी 5 सीट पे इंडिया गठबंधन की निश्चित बढ़त है। जब मैं निश्चित बोल रहा हूं तो निश्चित है। और 3 पे फाइट है। जैसे सहारनपुर में इमरान मसूद है, सब लोग कह रहे हैं मान लो वो अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कैराना में इकरा हुसैन है, उनकी माता जी भी वहां रही है, उनका भाई इस समय सिटिंग एमएलए है, उनकी माता जी वहां से एक बार एमएलए रही हैं, अगर आपको याद हो बाई इलेक्शन हुआ था। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो वहां पे मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे मतलब मेरा बहुत वो था कि भाई ये अच्छा इलेक्शन लड़ते। चंद्रशेखर का इलेक्शन उठ नहीं पाया है नगीना से। उम्मीद थी कि चंद्रशेखर, लेकिन चंद्रशेखर शायद अब 3rd या 4th स्थान पे रहेंगे। चंद्रशेखर का नगीना से इलेक्शन उठ नहीं पाया है। रामपुर में भी मामला यह है कि रामपुर में चूंकि एक मौलाना साहब हैं जो वहाँ जनपद या कहीं मतलब दिल्ली में ही पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली मस्जिद के मौलाना साहब को भेजा गया है। वो आजम साहब की पसंद हो गए थे और लास्ट मिनट उनको चेंज किया गया। मुरादाबाद में जो उनके सिटिंग एमपी थे एसटी हसन साहब, उनको चेंज करके रुचि वीरा को दिया गया टिकट और लास्ट डे वो काफी हेलीकॉप्टर और क्या क्या करके उन तक सिमट पहुंचाया गया। लेकिन इस बार मैं अखिलेश यादव के एक मतलब क्योंकि मेरी जानकारी में आया इसलिए मैं बता दूं, एक काम अखिलेश यादव कर रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से हर सीट को देख रहे हैं। मुरादाबाद में शुरू में ये था कि एसटी हसन घर में बैठ गए थे, लेकिन अखिलेश यादव गए, उनसे खुद बात किए, उनसे वो किए और एसटी हसन अपने दल बल के साथ अब रुचि वीरा को जिताने में मुरादाबाद से लग गए। पीलीभीत में एक अजीब एक और नया वो है कि पीलीभीत में वरुण गांधी आपको किसी मंच पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब वो अच्छा मोदी जी को 10 साल में पहली बार पीलीभीत जाना पड़ा, वहीं से उन्होंने शुरू किया। और ऐसा है कि जो हमारे ये जितेंद्र प्रसाद जी हैं,
वो वहाँ फँस गए हैं। फँस गए इसलिए हैं क्योंकि वो वहाँ उनसे कहा गया था, फिर उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं यहाँ से लड़ूँगा। पीलीभीत में दोनों जो लोग हैं, ये आउटसाइडर हैं। ये सीतापुर और शाहजहाँपुर से गए हैं हमारे जितिन प्रसाद जी, और दूसरे जो इनके सामने मतलब जात के कुर्मी हैं, वर्मा या पटेल जो भी लड़ रहे हैं, वो भी कहीं बाहर से हैं, मतलब वो वहाँ के नहीं है, वो मेरठ से गए हैं या गाज़ियाबाद से गए हैं। लेकिन वहाँ कुर्मी 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 पॉपुलेशन है। इस बार अखिलेश यादव जी ने एक काम और किया है कि उन्होंने, तो उनके ऊपर आक्षेप लगता था कि यादव वाली पार्टी यादव, उन्होंने इस बार कुर्मियों को बहुत सीटें दी हैं। और कुर्मी जो पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ दिखाई देते थे, इस बार लगता है कि अखिलेश यादव उसमें थोड़ा डेंट करने में कामयाब रहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो पहले ही राउंड के 8 में से 5 सीटों में बिल्कुल बढ़त है। और अभी ये कहना कि 80 में 80 सीट, अभी किसको बेवकूफ बनाते हैं या अपने ही को खुश रखते हैं। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, वहाँ एक नया और जो हो गया है, जो अगर आपको रूपाला वाला जो कांड हुआ है गुजरात का, वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश तक उसकी आंच पहुंच गई है। और वहां पे एक फैक्टर और है जो मैं समझाऊं, राजपूत का नॉर्मल राजपूत नहीं है, ये जितने राजपूत विरोध कर रहे हैं बीजेपी के ही राजपूत हैं, और उन्होंने ने मोर्चा खोल दिया है एक दूसरे के अगेंस्ट। संगीत सोम को हराने में, ऐसा संगीत सोम मानते हैं कि संजीव बालियान का बहुत बड़ा हाथ था। अब संजीव बालियान को हराने में पूरे प्रांतपण से संगीत सोम जुट गए हैं। यहाँ से योगी भेजे गए थे कि भाई आप जरा उनको जाके उस राजपूत वाले एंगल से ठीक करिए। अब ये उनको क्या कह के आए, क्योंकि योगी जी उसमें उस आग में और हवा डाल के आए हैं कि उसको बुझाने का काम किए, ये नहीं मालूम। लेकिन संगीत सोम के सुर नहीं बदले हैं, वो उसी तरह से संजीव बालियान के अगेंस्ट आग उगल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट राउंड में 5 सीट पे इस समय बढ़त है इंडिया गठबंधन। कमल जी। अ, अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो आपकी क्या टिप्पणी होगी? आप कितने सीटों पे अलग-अलग सीटें देंगे दोनों गठबंधन नहीं, को? मैं नहीं, अभी एक्चुअली मैं मोटे तौर पे ये मान रहा हूँ कि इस समय जैसी स्थिति है, मैं उसके नाम भी बताता चला। जैसे एक लास्ट मिनट परसों एक टिकट इन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा को दिया है। बाबू सिंह कुशवाहा पुराने आदमी थे, मायावती जी के बसपा के बाद स्तंभ थे। उनका नाम कोई बहुत अच्छी चीजों में नहीं आता था, मतलब पैसे से कृपाशंकर अब के खिलाफ। हाँ, और रिश्वत को अब माना जाने लगा है कि सब तो चलता ही है, अगर आप रिश्वत नहीं लेते तो आप नेता किस काम के। तो वो कुछ इस तरह का भी हमारे समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से टिकट मिल गया। हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा अपनी एक अलग पार्टी चलाते थे, एक अखबार भी चलाते हैं जन संदेश के नाम से, और वो अखबार में उसको हरदम उनका सुरक्षा कवच मानता हूं, क्योंकि वो लंबे समय तक जेल में रहे थे। उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी में बहुत सालों से है, और उनकी महिला जो समाजवादी पार्टी है उसकी अध्यक्ष है। बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से कृपा शंकर सिंह के अगेंस्ट टिकट मिला है। कृपा शंकर सिंह जो हैं वो आउटसाइडर जैसे हैं, और मैंने कल किसी से जब फोन करके कहा कि भाई कृपा शंकर ये नेता, तो उन्होंने कहा आप कृपा शंकर सिंह को नेता मानते हैं? तो उन्होंने मुझे ही उल्टा प्रश्न किया, कहने लगे ये लोग राजनीति के नेता लोग नहीं है, ये लोग बंबई दिल्ली में काम कराने वाले लोग हैं, उनको हम लोग एक अलग नाम से लेते हैं। तो बाबू सिंह कुशवाहा के वहां आने से जो मैं कहना चाह रहा हूं, उसका एक फर्क ये पड़ रहा है कि वो अगल बगल की कुछ 2 4 5 सीटों को इफेक्ट करे, मतलब उस पर असर डालेंगे। कुशवाहा बिरादरी पे उनकी ठीक पकड़ है। दूसरा एक असर और है जो मैं उसको इसलिए रेखांकित कर दूं, और अबे भाई ये आप भी इस पे जरा एक टिप्पणी करिएगा। मुख्तार अंसारी का जो मामला था, मुख्तार अंसारी की जब मृत्यु हुई तो उनके घर वाले उसको हत्या कहते हैं। सरकार तो कह रही है भाई नॉर्मल मृत्यु हुई है, एक इंक्वायरी कमेटी बैठ गई है। मुख्तार अंसारी गुंडे थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मुख्तार अंसारी माफियागिरी ये सब करते थे, सब कुछ ठीक है। लेकिन मुख्तार अंसारी के जो परिवार है उसका बहुत इकबाल है उस एरिया में, और उन्होंने इररिस्पेक्टिव ऑफ राजपूत ब्राह्मण, उन्होंने धर्म को कभी नहीं देखा, लोगों की बहुत मदद की है। मतलब ये आप अगर आजमगढ़ मऊ उस इलाके में जाइए तो लोगों की बहुत मदद हुई है, और वो मदद धर्म के नाम पे नहीं हुई है, वो उनके अपने जो पैमाने होते थे उस हिसाब से हुई। उसमें हुआ क्या कि मुख्तार अंसारी की डेथ हो जाती, उनकी मिट्टी हो जाती। जब उनको वहां पे दफनाने के लिए लाया गया तो वहां की लोकल डीएम ने काफी सलूकी की थी। उनकी मिट्टी पे वो एक रिचुअल होता है मुसलमानों में कि वो जब दफनाया जाता है तो हर एक आदमी एक एक मुट्ठी डालता है।
हमारे यहाँ वो लकड़ी, जैसे हम लोग जब शमशान में जाते हैं तो एक-एक लकड़ी एज़ अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट कह लीजिए, आदर के उसमें, वो उन लेडी डीएम ने नहीं करने दिया और अपने मार्क्स शायद बढ़वाने के लिए उन्होंने ऑन कैमरा खूब उसमें हंगामा मचाया था। दूसरा क्या हुआ कि इनका लड़का जो अब्बास जी हैं, जो विधायक भी हैं, उनको पैरोल नहीं दी गई थी अपने पिता की उसमें शामिल होने के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट गया और फिर वहां से वो 10वां में फातिया पढ़ने का लेके आया। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि इसका प्रभाव है, और उससे नंबर्स में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उससे आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये कम से ये एक 4-5 ऐसी सीटें हैं जहां पे वोट का प्रभाव जरूर पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पे कोई वो, लेकिन एक आम आदमी को ये ठीक नहीं लगा कि भाई ये कौन सी तरीका, अगर कोई मर गया था तो उसके यहाँ कम से कम मिट्टी तो हो जाने देते। तो और जो और भी सीटें दी गई हैं, जो उन्होंने कल सीटें अनाउंस की हैं, हरशंकर तिवारी के लड़के कुशल तिवारी को डुमरियागंज ले जाके लड़ाया जा रहा है। वो वहां पे जगदम्बिका पाल फंस गए हैं। पप्पू निषाद, एक संत कबीर नगर की सीट है जहां पे संजय निषाद के लड़के प्रवीण निषाद, जो पहले भी सांसद हैं, वो संत कबीर नगर से लड़ रहा है। मैं डिटेल बहुत इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि एक एक सीट का, लेकिन वहां पे पप्पू निषाद को लड़ाएगा। वहां पे सीट 2 लोग थे, जय चौबे एक उसके दावेदार थे और एक सुभाष यादव थे। अखिलेश यादव ने फिर इन दोनों लोगों को बुलाया, इनको कॉन्फिडेंस में लेके फिर पप्पू निषाद को दिया। अब निषाद आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी का कोई बेस हो, क्योंकि संत कबीर नगर में अच्छी आबादी में यादव भी है और अच्छी आबादी में मुस्लिम भी, तो वो उस कॉम्बिनेशन के साथ ये अच्छी फाइट देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनके सामने जो हमारे नृपेंद्र मिश्र जी के लड़के हैं, वो अपने को कभी सकेत लिखते हैं, कभी साकेत लिखते हैं। मुझे हरदम लगता है कि वो साकेत है कि सकेत है। तो सकेत या साकेत जी जो भी हैं, वो श्रावस्ती से लड़ रहे हैं, और उनके सामने बीएसपी के जो सिटिंग वर्मा जी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वर्मा जी सपा के सिंबल पे, मतलब सपा के कैंडिडेट होकर लड़ना, सिटिंग एमपी है, तो वो भी अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे, सकेत से तो बेहतर ही लड़ेंगे। तो एक मोटे तौर पे आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो बीजेपी 50 क्रॉस नहीं कर रही। अब अभी तो 7 चरणों का चुनाव है, अभी चुनाव और उठेगा। अमेठी और उसका अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, जिसकी उम्मीद यह है कि 26 को जब वायनाड में पड़ जाएंगे वोट, उसके बाद शायद अनाउंसमेंट होगा, उससे भी जरूर चुनाव में थोड़ी तेजी आएगी। कमल जी। अभी सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आनंद जी के विवरण से ये लगा कि जमीन पर कोई ऐसी लहर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और दूसरा क्या आप भी इससे सहमत हैं? और दूसरा, क्या बहुजन समाज पार्टी का जो पूरा फैक्टर है वो इंडिया ब्लॉक को नुकसान पहुंचा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा पहुंचा रहा है, या पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया है? इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, आनंद जी ने जो एक विस्तार से निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार अपनी बात रखी, उसमें मैं एक मोटी मोटी बात जोड़ रहा हूं जिसका उन्होंने अपने जिक्र किया था। वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो क्षत्रिय मतदाता यानी ठाकुर जाति के जो मतदाता हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी। और मुझे जानकारी मिली है, और आज ही मुझे जानकारी मिली है, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी बड़ी क्षत्रियों की सभा हुई है जिसमें करीबन 60,000 क्षत्रियों ने भाग लिया, और उन्होंने बाकायदा लोटा वगैरह हाथ में लेकर उसमें जो चीज डाली जाती है कसम खाने के लिए, वैसी शपथ भी खाई, और उन्होंने ये नारा लगाया कि हमारी सबसे बड़ी भूल कमल का फूल, हमारी सबसे बड़ी भूल कमल का फूल, नारा उन लोगों ने लगाया। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये नाराजगी आई कहां से है, मैं इसके ऊपर जरा बोलना चाहता हूं। ये नाराजगी, पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। इस नाराजगी की चिंगारी पहली बात गुजरात में सुलगी। गुजरात में एक मोदी जी के चहेते नेता हैं पुरुषोत्तम रूपारेल, उन्होंने क्षत्रियों के खिलाफ और उनकी मां बहनों के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही। हालांकि हवाला उन्होंने अंग्रेजों वगैरह का दिया, लेकिन उनका जो तरीका था बात कहने का वो निहायत ही भद्दा था। तो इस पर क्षत्रियों ने नाराजगी जताई, और तो उन्होंने शुरू में तो माफी नहीं मांगी, लेकिन जब उनके ऊपर आला कमान ने दबाव डाला तो उन्होंने माफी भी मांग ली, एक बार नहीं 2 बार माफी मांगी, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। तो वहां के क्षत्रियों ने कहा कि भाई आप इनका टिकट काटा जाए। भाजपा आला कमान ने उनका टिकट काटने से इनकार कर दिया। अच्छा, अब वहां पर धीरे धीरे करके उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल गुजरात में बना, और अभी 2 दिन पहले वहां पर 2.5 लाख क्षत्रियों की एक इतनी विशाल मीटिंग हुई। इतनी बड़ी मीटिंग तो मैंने कभी देखी नहीं है कहीं होती हुई, जितनी बड़ी मीटिंग हुई। उसका जो ड्रोन से जो उसका चित्र आया था वो अभूतपूर्व चित्र था अपने आप में।
लेकिन वहां के क्षत्रियों का कहना अभी भी यही है कि इनका टिकट काटा जाए, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये फर्क है। इसी तरीके से ये जो क्षत्रियों में असंतोष की आग जो है वो राजस्थान में भी पहुंची है, और राजस्थान में भी जो ठाकुर मतदाता है, राजपूत मतदाता है, उन्होंने काफी जबरदस्त नाराजगी उनमें है। तो उनकी नाराजगी दूर करने का काम दिया कुमारी को दिया गया है, राजकुमारी दिया कुमारी को दिया गया है, वो उस नाराजगी को दूर करने में लगी हुई है। इधर अच्छा, राजस्थान के भी क्षत्रिय हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो भाजपा से नाराज हैं, मतलब या भाजपा का वो विरोध करेंगे, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों का कहना यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। मतलब गुजरात और राजस्थान में जो क्षत्रियों में विरोध है, उसका किरदार, उसकी संरचना उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों के विरोध से अलग है। उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय एक इस तरह के समुदाय के तौर पर उभरे हैं जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, क्योंकि उनको नाराजगी इस बात की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा अच्छी खासी क्षत्रिय लोगों को चुनाव लड़ाती थी भाजपा। इस बार वो टिकट काट दिए गए हैं, एक को छोड़ के सबके टिकट काट दिए गए हैं। जनरल वीके सिंह का भी टिकट काट दिया गया है। इस बात से उनमें बहुत नाराजगी है। उसकी नाराजगी का एक दूसरा कारण ये है, पहले तो मैं इस बात को गंभीरता से नहीं लेता था, और मुझसे मेरे कुछ मित्रों ने कही, सोशल मीडिया के मित्रों ने कही, तो मैंने भी उसको हंस के टाल दिया कि ये बात ये फैली हुई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 75 के पार चली गई तो वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का पत्ता साफ कर दिया जाएगा आलाकमान द्वारा। इस तरह की इस बात में कहां तक की सच्चाई है ये आनंद वर्धन जी ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन ये लोगों के अंदर, खासतौर से क्षत्रिय समाज में, जो कि आदित्यनाथ जी को अपना, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत जबरदस्त रूप से उनका समर्थन कर रहे हैं, बहुत निष्ठापूर्ण तरीके से, उनके अंदर ये बात फैली हुई है। अब देखना यह है कि भाजपा इसका प्रबंधन कैसे करती है। मुझे लगता है कि अभी तक भाजपा इसका प्रबंधन कर पाने में नाकाम रही है। शुरू में तो ये केवल इस बात को लेकर था कि भाई हमें टिकट नहीं मिले, हमें टिकट नहीं मिले, लेकिन अब वो बाकायदा पार्टी के विरोध में बदल गया है। और ये मुझे लगता है ये है कि पिछले 15-20 साल में, 20 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि, और इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाजपा के नतीजों पर विपरीत असर पड़ सकता है, और बाकी उत्तर प्रदेश में भी ये चीज प्रभावित कर सकती है, मैं ये कह रहा हूं। मैं एक छोटी टिप्पणी अभय भाई आपकी जानकारी के लिए और कर दूं, क्योंकि उस विषय को मैं वो भी समझना है। एक और नई जानकारी है जो वेस्टर्न यूपी से मुझे भी, मैं भी शुरू में मैंने कहा था ये सब कहाँ होता है। एक बड़ी धारा वहां पे ट्रिगर है अग्निवीर की। ऐसा कहा जा रहा है कि जो वहां के हैं उसमें यादव और गुर्जर और जाट समाज के बहुत से लोग सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और बीएसएफ, दिल्ली पुलिस में जाते हैं, लेकिन जो राजपूतों का एक बड़ा समाज है वो अग्निवीर में बहुत जाता है, चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड। और उनको ये लग रहा है कि अग्निवीर जब से योजना आई है तब से वो योजना तो अजीब सी योजना है, वो तो कोई डेली वेजेस वाली टाइप है। तो वो अग्निवीर का भी कहीं ना कहीं गुस्सा, वो बेरोजगारी कह लीजिए, वो सारा कुछ ट्रिगर हो गया है इससे। तो मेन तो नहीं है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक साइड में वो कॉज भी होके लोगों को आंदोलित कर रहा है। जी ठीक बात। लेकिन मेरा सवाल बहुजन समाज पार्टी वाले फैक्टर पर भी था, अगर आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें, क्या उसे हमें अप्रासंगिक मान ले आज के दिन में? नहीं, बहुजन समाज पार्टी अभी तक अप्रासंगिक नहीं हुई है। मैं नहीं मानता हूं कि अगर बीएसपी अप्रासंगिक हो गई है। अगर वो अप्रासंगिक हो गई होती तो अभी हम लोग उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे होते। और अभी देखिए पिछले 2-3 दिन से मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद का, मेरे ख्याल से कल की घटना, जी हाँ, कल मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद का इंटरव्यू आज तक पर और एबी पर कई चैनलों पे एक साथ चला। अच्छा, तो मैं ये सोच रहा था कि भाई नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो तो इंटरव्यू ही अदा करा देते हैं। अब उनका इंटरव्यू भी कल चला, सारे चैनलों पे एक साथ दिखाया गया। इसमें तो उन्होंने लिया, स्मिता प्रकाश ने इंटरव्यू लिया एएनआई की उनका। लेकिन आकाश आनंद का इंटरव्यू इस तरीके से सारे चैनलों को उन्होंने एक साथ कैसे दिया, और क्यों सारे चैनलों ने उनके इंटरव्यू को दिखाया? तो जिसको एक ऑर्केस्ट्रेटेड शब्द बोलते हैं कि ये पूरा योजना पूर्वक काम चल रहा है, ये दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है। क्योंकि अगर जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी
को अगर बी टीम साबित कर दिया जाएगा, बीएसपी को अगर बीजेपी की बी टीम साबित कर दिया जाएगा, तो जो बीएसपी का आधार मतदाता है वो न तो भाजपा की तरफ जाएगा और बसपा को भी नहीं मिलेगा, और उसमें से बहुत ज्यादा बड़ा मतदाता समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा। इस चीज को रोकने के लिए मेरा अंदाजा ये है, मेरा आकलन ये है कि इस चीज को रोकने के लिए ये आकाश आनंद का इंटरव्यू चलाया गया। तो जाहिर है कि बहुजन समाज पार्टी से भाजपा एक काम ले रही है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि वो इस तरह से उम्मीदवार खड़े करे ताकि जो गैर भाजपा वोट है वो बिखरे, वो कमजोर हो। एक तो पहला उसका कारण ये है, अभी हम लोग निर्वाचन क्षेत्र दर निर्वाचन क्षेत्र जब विश्लेषण करेंगे तो ये बातें धीरे धीरे करके साफ होती चली आएंगी कि बहुजन समाज पार्टी की भूमिका किस निर्वाचन क्षेत्र में किस किस्म की है। और जो बहुजन समाज पार्टी का मजबूत आधार है, जाटव मतदाता खास तौर से, वो जाटव मतदाता बिखर गया है, वो फ्लोटिंग वोट हो गया है। फ्लोटिंग वोट होने के कारण उसमें कुछ जाटव मतदाता तो बीएसपी में रह जाएगा, कुछ भाजपा में चला जाएगा, और एक उसमें अच्छी खासी संख्या समाजवादी पार्टी में चली जाएगी, और कुछ एक मतदाता कांग्रेस में भी चले जाएंगे। एक जमाने में कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, वहां चले जाएंगे। तो उसमें से कैसे ज्यादा से ज्यादा मतदाता भाजपा में जाएं या बीएसपी में रहकर उनका महत्व खत्म हो जाए, उनका चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता खत्म हो जाए, बीएसपी से इस भूमिका का निर्वाह करवाया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि बीएसपी अभी अप्रासंगिक नहीं है। मैं कमल जी, अगर ज्यादा तो मैं एक चीज और जोड़ दूं जी। ऐसा है कि आपको दवा कोई दी जाती है, मान लीजिए कोई भी बुखार, तो ये उसका काम होता है बुखार उतारना, लेकिन साथ में वो किडनी भी इफेक्ट करती है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो बैलेंसिंग आप नहीं कर पाते, आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि बुखार आपको उतारना है तो किडनी। बीएसपी का भी ये कोई, जैसे हम लोग ये मानते हैं कि बीएसपी केवल इंडिया अलायंस का नुकसान करेगी, बीएसपी की निगाह मुसलमान वोटर पे है। बीएसपी के जो कमिटेड वोटर हैं वो दलित हैं, उसमें मुख्य रूप से जाटव के अगल बगल वो घूमता है, लेकिन आज भी नॉन जाटव की भी पहली चॉइस हरदम बीएसपी रहेगी। बीएसपी जिस दिन लड़ती हुई दिखाई देगी वो वोटर वहां जाएगा। अबे भाई, एक और चीज हुई है जो अंडर करंट, मतलब मुझे ये 2-4 दिन की मैं आपको डेवलपमेंट बता रहा हूँ। मैं गया था बीच में, गोरखपुर भी गया था। ये जो बार बार बीजेपी की तरफ से आ रहा है ना कि हमें 400 सीट इसलिए दो क्योंकि हमें संविधान में संशोधन करना है, और ये ज्योति मिर्धा भी बोल रही हैं, ये अरुण गोविल भी बोल रहे हैं, ये बहुत से लोग अब बोल रहे हैं। उस संविधान बदलने की जब बात हो रही है तो उससे जो सबसे ज्यादा आशंकित है वो वंचित वर्ग है, वो अल्पसंख्यक हैं, वो दलित वर्ग है, और उनको ये लग रहा है कि अगर इन पे लगाम नहीं लगाई गई तो ठीक नहीं होगा। और अगर ये मुसलमान, मान लीजिए मुस्लिम वोट टूटता है इंडिया अलायंस का, तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो जो दलित वोट है जो बीजेपी के साथ इस समय ज्यादा खड़ा हुआ दिख रहा है, वो टूट के इनके पास ना आ जाए। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट अच्छा खड़ा हुआ है तो वो बीजेपी के वोट भी खींच सकता है। तो मुझे, जैसा अभय जी ने कहा है कि ये हर क्षेत्र वाइज इसका एनालिसिस करना होगा, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, इतना बहुत आसान नहीं है कि बीएसपी केवल और केवल इंडिया अलायंस का नुकसान करेगी। अभय सर, एक प्रश्न मैं आपसे दक्षिण भारत की राजनीति के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। कई सारे सर्वेक्षणों में मुझे आज किसने बताया कि इंडिया टीवी के सर्वेक्षण में ये दिखाया गया था कि तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ सफलता मिल सकती है, कुछ केरल में भी मिल सकती है। तो क्या कुछ ऐसी चीजें हो रही है दक्षिण भारत में जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, और सच में भारतीय जनता पार्टी को कोई गुंजाइश है? देखिए, ये सब बातें कही जा रही हैं, और तमिलनाडु में सफलता के केंद्र में 2 बातें रखी जा रही हैं। एक तो ये रखी जा रही है कि वहां पे अन्नामलई नाम के एक पूर्व सरकारी अधिकारी हैं, वो बहुत आक्रामक किस्म की भाषा बोलते हैं। वो लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के ध्वजावाहक बने हुए हैं और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, यात्राएं वगैरह कर रहे हैं, और उसमें चूंकि भाजपा लंबे अरसे से सारे देश में सत्ता में है, तो कुछ ना कुछ तमिलनाडु में भी उसके पक्ष में कुछ ट्रैक्शन है। दूसरे, तमिलनाडु की राजनीति में एक नई घटना ये हुई है पिछले दिनों से कि उसमें जो एक दो दलीय प्रणाली थी ना, वहां पे द्रमुक और अन्ना द्रमुक के बीच मुकाबला होता था। तो जयललिता की मृत्यु के बाद में अन्ना द्रमुक न केवल बहुत कमजोर हुई है, उसके पास अभी तक कोई नया नेता भी नहीं बन पाया है, उसके अंदर फूट पड़ी हुई है और उसकी शक्तियां बिखरती जा रही हैं, अन्ना द्रमुक की शक्तियां। तो भाजपा को यह लगता है कि अन्ना द्रमुक एक स्पेस खाली कर रही है, और सनातन के चक्कर में पड़कर उदयनिधि स्टालिन के आक्रमण से घबराकर अन्ना द्रमुक ने
भाजपा से संबंध भी तोड़ दिया। तो अब भाजपा मजबूर हो गई है कि वो अन्ना द्रमुक के बिना ही वहां चुनाव लड़े। तो उसने पीएमके वगैरह छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ के एक तीसरा मोर्चा जमा कर लिया है भाजपा ने, और उसकी कोशिश ये है कि वो जो स्पेस खाली हुआ है उस स्पेस को अभी वो भरे। तो जो भाजपा के छिछले समर्थक हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो गंभीर लोग भी हैं राजनीति को देखने वाले, वो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वोट वहां पर तमिलनाडु में बढ़ेंगे। और एक सीट भाजपा पहले भी तमिलनाडु में एक बार जीत चुकी है, तो हो सकता है कि कहीं एक आध सीट के ऊपर भाजपा का कोई काम भी बन जाए स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए। ये भाजपा की कुल मिला के तमिलनाडु में ये स्थिति है। लेकिन अभी जिस चैनल से मैं बहस करके आ रहा हूं, एबीपी में जहां सी वोटर सर्वे करते हैं, उन्होंने भाजपा को कोई भी सीट नहीं दी है उन्होंने भाजपा को, और उन्होंने अन्ना द्रमुक को भी कोई सीट नहीं दी है। उन्होंने सबको जीरो दिया है। सारी की सारी सीटें वहां पर उन्होंने डीएमके और कांग्रेस के गठजोड़ को जीतते हुए दिखाया है। पूरी 39 सीटें पूरी की पूरी सुपड़ा साफ हो रहा है दूसरों का। भाजपा के कुछ वोट बढ़ते हुए दिखाए गए हैं, बाकी और कुछ भी नहीं हो रहा है। अब आइए आप केरल के ऊपर। केरल में केरल में यह हमें मानना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केरल में काफी लंबे अरसे से अपना काम कर रहा है, और सीपीएम के साथ में वो एक जबरदस्त रूप से पिछले 10-15 सालों से हिंसक संघर्ष में उलझा हुआ है। उसके लोगों ने सीपीएम वालों की हत्याएं की हैं, सीपीएम वालों ने उनकी भी जबरदस्त हत्याएं की हैं। एक दूसरे की वो लोग हत्याएं कर रहे हैं। केरल की राजनीति इस तरह वहां चलती है। वहां पे अगर मतलब अगस्त के महीने में केरल गया था, तो मुझे वहां भाजपा बिल्कुल सिरे से अनुपस्थित दिखाई दी। कहीं मोदी की तस्वीर नहीं थी, कहीं कोई पोस्टर नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी अभी पिछले कुछ महीने से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जोर पकड़ा है केरल में। केरल में भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वोट बढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। 2 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं, एक तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि अगर उसकी किस्मत रंग लाई तो शायद वो चुनाव जीत जाए। तिरुवनंतपुरम से वो राजीव चंद्रशेखर को लड़ा रही है शशि थरूर के खिलाफ, और त्रिशूर से एक फिल्म अभिनेता है सुरेश गोपी, उनको लड़ाया जा रहा है। वो वहां पर सांप्रदायिक रूप से थोड़ा सा नाजुक इलाका है, तो भाजपा को लगता है कि वहां पर हिंदू गोलबंदी उसके पक्ष में हो जाएगी। लेकिन ये भी अभी देखा जाए तो एक तरह से दूर की कौड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहां भी सर्वे में भी साफ तौर पे निकल के आ रहा है सी वोटर के कि वहां पे पूरी की पूरी कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो मोर्चा है वो सबका सुपड़ा साफ कर रहा है। पिनराई विजयन की सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। उसको कोई लोकसभा की सीट प्राप्त होते हुए नहीं दिखाई गई है, और विधानसभा में भी उसका हारना बिल्कुल तय है। वहां भी कांग्रेस दबा के जीतेगी। तो मुझे नहीं लगता कि केरल में और तमिलनाडु में भाजपा का कोई खेल बनता है। भाजपा का जहां सीटें भाजपा जीतेगी वो कर्नाटक है, उतनी नहीं जितनी पिछली बार जीती थी। कर्नाटक में ये मान लिया गया है कि सारे जो वोकलिगा वोट हैं वो जादू की जोर से फिर से देवगौड़ा परिवार के पास चले जाएंगे, और देवगौड़ा परिवार से भाजपा ने समझौता कर लिया है, इसलिए वो भाजपा को मिल जाएंगे। इस प्रकार का कोई मैजिक घटित होगा वहां पर, ऐसा सब लोगों ने मान लिया है, जबकि ऐसी स्थिति है नहीं। देवगौड़ा परिवार को वोकलिगाओं ने अपना एकनिष्ठ समर्थन आखिरी बार 2018 में दिया था। उसके बाद से एक लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव हो चुका है। वोकलिगाओं ने देवगौड़ा परिवार को अपना राजनीतिक प्रतिनिधि मानने से इनकार किया 2 लगातार चुनावों में। अचानक कौन सा जादू हो गया है? देवगौड़ा बहुत बीमार रहते हैं, वो सक्रिय नहीं है, वो उनके प्रति वोकलिगाओं में हमदर्दी है। और कुमारस्वामी को वो लोग देवगौड़ा के जरिए अपना नेता मानते थे, कुमारस्वामी को सीधे सीधे अपना नेता नहीं मानते थे। और कांग्रेस ने डीके शिव कुमार के रूप में एक बड़ा नेता पेश किया है वहां मंच पर, जो कि उभरता हुआ चमकदार नेता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वोकलिगाओं ने भाजपा को समर्थन दिया था, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है। तो जितना दिखाया जा रहा है उतना भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां उसकी बुरी हार हो जाएगी, लेकिन उसको भी कर्नाटक में भी नुकसान होगा। अब आते हैं आप आइए इसके ऊपर आइए, आप तेलंगाना पे आइए। तेलंगाना में स्थिति यह है कि लड़ाई तितरफा हो गई है, लेकिन उस तितरफा लड़ाई में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने की प्रतियोगिता भारत राष्ट्र समिति और भाजपा के बीच में है। कांग्रेस 40% प्लस वोटों के साथ में इन सबसे बहुत आगे है। तो कांग्रेस तेलंगाना में बहुत ही शानदार, बहुत चमकदार लोकसभा का प्रदर्शन करेगी।
भाजपा ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है। पिछली बार उसने 4 सीटें जीती थी, इस बार वो 2 सीटें जीते या 3 सीटें जीते, 1 या 2 सीटों का वहां भी भाजपा को तेलंगाना में नुकसान हो सकता है। जहां तक आंध्र प्रदेश का सवाल है, आंध्र प्रदेश की दोनों जो शक्तियां हैं, तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस, ये दोनों ही भाजपा के साथ गठजोड़ करना चाहती थी और नरेंद्र मोदी दोनों से मिल रहे थे अलग अलग, अमित शाह दोनों के साथ बातचीत कर रहे थे। फिर जब तेलंगाना का चुनाव परिणाम आया और भाजपा ने यह देखा कि रेड्डी बिरादरी पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ है और जो रेड्डियों का डायस्पोरा है वो भी उत्साहपूर्वक कांग्रेस के साथ है। राहुल गांधी अमेरिका में गए थे तो उनके आसपास जो भीड़ देखी जाती थी उसमें रेड्डियों का जो संपन्न डायस्पोरा है उसकी बड़ी जबरदस्त नुमाइंदगी थी, वो भी उनके साथ में है। तो इसलिए उन्होंने फिर कम्माओं के साथ, जो तेलुगु देशम कम्माओं की पार्टी है, उनके साथ समझौता कर लिया और उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए जो कापुओं की पार्टी है, पवन कल्याण वाली जो जनसेना है, उसको भी जोड़ लिया। उसको पिछली बार 7% करीब वोट मिले थे कापुओं को। तो कापुओं को हमेशा लगता है कि भाई तेलंगाना में जो शीर्ष पद है वो हमेशा रेड्डियों को मिलता है या कम्माओं को मिलता है, हमको कुछ नहीं मिलता। इस बार भी उसे नहीं मिलेगा क्योंकि अगर तेलुगु देशम जीतती है तो चंद्रबाबू नायडू बनेंगे मुख्यमंत्री। पवन कल्याण तो मुख्यमंत्री बनने से रहे, लेकिन उनको फिर उप मुख्यमंत्री पद मिल सकता है या कोई बड़ा मंत्री पद मिल सकता है। ये सब तो ये सारी सौदेबाजी के लिहाज से उन्होंने ये बनाया है। भाजपा को तो आंध्र प्रदेश में पिछली बार 1% से भी कम वोट मिला था, 0.8 या 9% वोट मिला था भाजपा को वहां आंध्र प्रदेश में। अभी वो 6 सीटों पर लड़ रहे हैं वहां पे वो, और 10 विधानसभा की सीटें मिली हैं। आप समझ सकते हैं कि भाजपा वहां पे पवन कल्याण की पार्टी से भी ज्यादा जूनियर पार्टी है वहां पर। तो ऐसी स्थिति में अगर तेलुगु देशम के पक्ष में कोई लहर है जो मुझे नहीं दिखाई पड़ रही, तेलुगु देशम चुनाव लड़ रही है जम के, कमजोरी चुनाव नहीं लड़ रही है ये मैं मानूंगा, लेकिन जो वाईएसआर रेड्डी की पार्टी है उसको 40-42% वोट अभी भी उसकी दम पर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि वाईएसआर रेड्डी के खिलाफ कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जो उसे चुनाव में पीछे ढकेल दे। अगर लोकसभा चुनाव में उसको 40-42% वोट मिल रहे हैं तो विधानसभा चुनाव में तो उससे भी ज्यादा मिल रहे होंगे। देखिए वहां दोनों चुनाव एक साथ होंगे, एक वोटर जाएगा 2 वोट डालेगा, एक विधानसभा के लिए और एक लोकसभा के लिए। तो आंध्र प्रदेश की स्थिति खास तरह की है। अगर वहां पे लोकसभा चुनाव में कम्माओं की पार्टी जीतती है तो ऐसा लगता है कि फिर उसकी राज्य विधानसभा में भी सत्ता बदल जाएगी। वरना क्या होगा, क्योंकि जिस तरह का स्प्लिट वोट दिल्ली में होता है कि लोकसभा में भाजपा और विधानसभा में आम आदमी पार्टी, उस तरह का स्प्लिट वोट दक्षिण भारत में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत में विधानसभा में वोटर किसी और को वोट दे और लोकसभा में किसी और को दे। वहां पर वोटर, ज्यादातर वोटर दोनों जगह वोट देगा, एक ही पार्टी को वोट देगा। तो ये स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि कर्नाटक को छोड़कर भाजपा विश्वास के साथ कह सकती है कि उसे कहीं कुछ खास दक्षिण भारत में मिलने वाला है। आनंद सर, आमतौर पर सर्वेक्षणों की बात करें और जो चर्चाएं होती हैं उनमें ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये वो इलाके हैं जहां भाजपा बहुत आराम से अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा लेगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में संघर्ष ये है कि छिंदवाड़ा बचता है या नहीं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस ने गठबंधन बनाने की कोशिश की है। आप इन राज्यों की स्थिति को कैसे देखते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से राजस्थान में मैं पहले राजस्थान को ले लूं। 2 चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं। ये जो राजपूत वाला मामला है, ये राजस्थान बीजेपी में भैरव सिंह शेखावत की लेगेसी इसको लीड करती थी, और वो लेगेसी को बाद में वसुंधरा राजे के माध्यम से वो परिलक्षित होती थी। वसुंधरा राजे इस समय बिल्कुल नेपथ्य में है, उनको ये क्यों नहीं यूज कर रहे हैं नहीं मालूम, इनकी अपने समस्याएं हैं। दूसरा क्या है कि जो मैं राजस्थान में देख रहा हूं, कांग्रेस में इस समय ने हनुमान बेनीवाल से एक तो कर लिया है अपना पैक्ट। दूसरा मैं एक और चेंज देख रहा हूं भाई, मैं भी, आप जरा इसको देखिएगा, बताइएगा। वहां पे इस समय राजस्थान की लीडरशिप ठीक से सचिन पायलट उसको लीड कर रहे हैं, और जिस तरह का जन सैलाब आ रहा है, वो शायद एक चीज और अब कैसे कम्युनिकेट हुई है मुझे नहीं मालूम। अशोक गहलोत राजस्थान की पारी खेल चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो विधानसभा राजस्थान प्रदेश की पारी खेल चुके हैं। अब अशोक गहलोत का जो भी फ्यूचर है या जो भी राजनीतिक भविष्य है, वो दिल्ली की राजनीति में होगा। वो अब राजस्थान में अगर कोई कांग्रेस कभी भी आएगी वापस, तो वो सचिन पायलट की ही नेतृत्व में आएगी।
और उसका एक आप देख रहे हैं कि सचिन पायलट जबरदस्त ढंग से वहां पे लोगों को खींच रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं अभी भी मान रहा हूं कि वहां 25 में 25 इस बार मुश्किल होगा। 4-5 सीटें कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल मिलकर जरूर वहां निकालने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी के लिए दिक्कत क्या है कि एक एक सीट उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वहां से 5 सीट का डेंट लग जाता है तो उसको कवर कहां से करेंगे। दक्षिण में बिल्कुल नो एंट्री लग गई है। दक्षिण में मैं अभय भाई की बात में सिर्फ एक बात जोड़ दूं, और वो बात इसलिए कि कल मोदी जी ने कल जो अपना इंटरव्यू दिया उसमें भी वो क्यों कर रहे हैं, हो सकता है उनका कोई भाई लार्जर इंटरेस्ट हो। वो अभी भी डीएमके को सनातन विरोधी क्या क्या बोल रहे हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि वो मोदी जी नॉर्थ के वोट को कहीं पोलराइज करना चाहते हैं। वो ये मान रहे हैं कि तमिलनाडु में चला गया, क्योंकि तमिलनाडु में जब वो जब कांग्रेस के लिए कहते हैं कांग्रेस क्यों इस डीएमके जो सनातन विरोधी उनके साथ है ये बोल रहे हैं अपने उसमें, वो कहीं ना कहीं तमिल प्राइड के लिए अब स्टैलिन खड़े हो गए हैं। मतलब स्टैलिन को अब तमिल प्राइड के साथ जोड़ा जाने लगा है, और इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं कि वन ऑफ द बेस्ट मैनेज स्टेट ऑफ इंडिया है इस समय तमिलनाडु। उनका जो वित्त मंत्री था उसको वो लेके आए थे एक स्पेशलिस्ट को। उसके सामने मैं ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि उसके सामने मोदी जी हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में कुछ उनके वोट कंसोलिडेट हो, मेरे हिसाब से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर का मैं बिल्कुल राम मंदिर के पास बैठा हूं। अयोध्या में हो सकता है कि कुछ लोगों का फर्क पड़ रहा हो, लेकिन अयोध्या के अगल बगल किसी भी जगह राम मंदिर के को लेके वोट का ध्रुवीकरण कहीं नहीं हो रहा है। मैं फिर से वापस मध्य प्रदेश में आ जाऊं। मध्य प्रदेश में एक और नई चीज डेवलप हुई है कि मध्य प्रदेश में 5-6 तरह की भाजपाएं थी। वो महाराजा भाजपा, तो बीजेपी मतलब ऑफिशियल भाजपा, तो कौन, उसमें एक नई भाजपा और ऐड हो गई है। वो जो यादव जी नए वहां आए हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी अपना एक गुट बना लिया है। शिवराज सिंह चौहान को पीछे ढकेल दिया गया है। तो वो भी एक देखने वाली चीज है कि इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन वहां मैं अभी भी मान रहा हूं कि अगर 3-4 सीट भी कांग्रेस कुछ कर लेती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी सफलता होगी। मैं वहां कोई 28 जो 29 सीट है, शायद 29 या 28 जो भी है, उसमें मैं कोई बहुत नहीं, लेकिन 3-4 सीट भी अगर कांग्रेस वहां लेती। असली मामला फिर से वहां पे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पिछली बार कांग्रेस को 2 सीट मिली थी 11 में, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड, वहां पे बघेल जी उतरे हैं, ताम्रध्वज साहू उतरे हैं, उनके जो बेस्ट हैं वो उतरे हैं, और वहां पे भी 2 से वो 4 या 5 तक पहुंच सकते हैं। वो बहुत कोई आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी की ये जो, और सबसे बड़ी सेंध तो बीजेपी के यहाँ लग गई है दिल्ली में। मतलब दिल्ली की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, मैं आप लोग तो दिल्ली रहते हैं। मेरे हिसाब से कांग्रेस के जेपी अग्रवाल और उदित राज बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे। कन्हैया का इलेक्शन शायद थोड़ा फंसेगा, लेकिन क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की वो जो जगह है। आम आदमी पार्टी के भी 4 में से 2-3 सीट को तो बहुत सेफ माना जा रहा है। एक बार दिल्ली पे भी एक अभय जी आप एक छोटी टिप्पणी जरा दिल्ली के बारे में बता दें आपके नहीं, आपकी बात सही है। खासतौर से रामवीर सिंह विधूड़ी की सीट जो है उसके मुकाबले सही राम पहलवान की दावेदारी जो है बहुत जबरदस्त है, और ये माना जा रहा है कि रामवीर सिंह विधूड़ी का चुनाव तो उठने से पहले ही भरभरा के गिर गया है उनका चुनाव। और आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवार बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं 2019 के मुकाबले, बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैया का चयन भी मुझे ठीक नहीं लगा। वो सेकुलर और लेफ्ट वामोन्मुख जो बुद्धिजीवी होते हैं उनकी वो लोग कन्हैया को काफी पसंद करते हैं। लेकिन जिस निर्वाचन क्षेत्र में उनको भेजा गया है कन्हैया को, वो निर्वाचन क्षेत्र सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए जाना जाता है। और वहां पर पिछले नगर महापालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा, जो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी आम आदमी पार्टी के यहाँ, वो मनोज तिवारी के इस निर्वाचन क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा उसको सीटें प्राप्त हुई थी। इसीलिए मनोज तिवारी का टिकट भी दोहराया गया। मनोज तिवारी को दोबारा टिकट मिलने की ये बड़ी वजह है कि वहां पे भारतीय भाजपा को समर्थन प्राप्त हुआ था। तो कन्हैया मेरे ख्याल से मनोज तिवारी के मुकाबले एक कमजोर उम्मीदवार साबित होने वाले हैं। वरना दिल्ली के अंदर लड़ाई 2019 के मुकाबले अगर देखा जाए तो कठिन है भाजपा के लिए। लेकिन मैंने आमतौर पर देखा कि कन्हैया कुमार को काफी ज्यादा कवरेज दिया जा रहा है, बाकी जैसे गोदी मीडिया कहते हैं वहां भी और प्रिंट मीडिया में भी। ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं दिल्ली में, कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में। तो क्या ये गलत आकलन है? बिल्कुल गलत आकलन है। दिल्ली में कन्हैया कुमार किस रूप में उभरेंगे कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में? वो दिल्ली के मूलवासी नहीं है।
पहला चुनाव भी उन्होंने बिहार से लड़ा था और वो छात्र नेता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और वो भाषण अच्छा देते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, भाषण प्रभावशाली देते हैं। मैं खुद जो जिनकी हत्या का आरोप डेरा सच्चा सौदा के बाबा के ऊपर है, रामचंद्र प्रजापति, उनके सम्मान में एक समारोह होता है जो पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है। उस समारोह में मैं गया था, मेरे साथ कन्हैया भी थे, उन दोनों विवादास्पद नहीं हुए थे और छात्र संघ में हाल ही हाल चुने गए थे। हम दोनों ने एक ही मन से भाषण दिया था, एक ही साथ वहां तक की सिरसा तक की यात्रा की थी, लौट के भी हम लोग एक ही गाड़ी में आए, उनसे काफी बातचीत करने का मौका मिला। तो राजनीतिक रूप से तब वो सीपीआई में थे, राजनीतिक रूप से वो अभी कुशल और मुझे कुशाग्र लगे थे। लेकिन जो चुनावी राजनीति होती है उसका किरदार अलग होता है, और कांग्रेस की राजनीति और सीपीआई की राजनीति के अंदर भी बुनियादी रूप से फर्क है। मैंने एक कम्युनिस्ट पार्टी में काम किया है जो सीपीआई तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कम्युनिस्ट पार्टी में काम किस तरह से किया जाता है और उसका क्या ढांचा वगैरह होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की राजनीति में वो फिट हो पाएंगे। अभी भी उनके लिए सबसे अच्छा मौका अगर राजनीति में उभरने का बिहार ही है, और वहां अगर वो गैर भाजपा राजनीति करना चाहते हैं तो उन्हें लालू यादव के परिवार के साथ संबंध अपने अच्छे बनाने पड़ेंगे, उसके बाद में वो बिहार की राजनीति में जम जाएंगे। मैं एक और, कमल जी, दिल्ली में बहुत लंबी लाइन है, अजय माकन, लवली जी, संदीप दीक्षित, जेपी अग्रवाल, इतने लोग कांग्रेस के हैवी वेट्स हैं कि वहां मतलब अभी कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, वो राहुल गांधी, उनको दिल्ली की राजनीति में राहुल गांधी प्लांट कर सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन मुश्किल है। मेरे ख्याल से अगर तुलना की जाए कि बिहार में वो ज्यादा कामयाब होंगे कि दिल्ली में कामयाब होंगे, तो मेरी सिफारिश ये होगी कि वो बिहार में ट्राई मारे। हाँ, लेकिन अबे भाई वहां वही चीज है कि उनको लालू जी और तेजस्वी जी को कॉन्फिडेंस में बिना लिए उन्हें उनके साथ उन्हें विश्वास में लेना होगा, उनके साथ अपने संबंधों को, वो गैर भाजपा राजनीति करना चाहेंगे तो वो इतनी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अबे भाई तेजस्वी को अपना नेता मानना होगा, ये जो अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अन्य राज्यों की राजनीति के बारे में हम अगले किसी कार्यक्रम में बातचीत करेंगे, लेकिन कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं आनंद जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आप भाजपा की सीटों को कहीं बढ़ते हुए देख रहे हैं, और अगर आपसे आज के दिन में पूछा जाए कि अच्छा 4 जून को क्या रिजल्ट होने वाला है तो आपकी क्या टिप्पणी होगी? ये जोखिम भरा सवाल है। फिर नहीं, जोखिम नहीं है, मैंने एक इसमें शो भी किया। ऐसा है कि लोग ये मानते हैं कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम लोग भविष्यवाणी नहीं, अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं। और मैं अभी जी एक अच्छा ये देख रहा था, अभी मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मुझे सारे लोगों का प्रेडिक्शन, मतलब सारे लोगों का प्रेडिक्शन पिछले इलेक्शन में 2019 में भाजपा का क्लियर मेजॉरिटी नहीं दिखा रहा था, 272 सीटें नहीं दे रहा था, अब वो 303 आ गए। तो उसी हिसाब से मुझे भी इस बार 272 दूर की कौड़ी है, अभी 272 फार फेच, कहां तक पहुंचेंगे मुश्किल है, लेकिन 272 अभी दूर की कौड़ी है भाजपा के लिए। अब सर इसी प्रश्न को अगर आपके सामने रखा है, मैं भी यही मानता हूं। देखिए, मैं कई बार ये कहता हूं और मैं समझता हूं कि फिर मैं इस बात को कहूंगा कि भाजपा एक तरह से नहीं, 2 तरह से चुनाव हार सकती है। एक तरीका तो यह है कि भाजपा की सीटें घटकर 200 से नीचे चली जाएं, तो वो तो भाजपा की सीधी सीधी स्पष्ट पराजय होगी। और दूसरा ये है कि भाजपा को 272 ना मिले, बल्कि 272 से घट के वो 240 पे, 235, 40, 45 इन यहाँ पे आ जाए, वो भी भाजपा की एक पराजय होगी। फिर भाजपा एक गठजोड़ सरकार बना लेगी, ये बात सही है, तो उसे बहुत थोड़ा सा चाहिए होगी, वो कहीं वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस दे देगी, कहीं तेलुगु देशम वाले भी सरकार में आ जाएंगे और इस तरह करके वो बना लेगी। वो बीजू पटनायक भी दे देगा समर्थन उनको, वो नवीन पटनायक भी समर्थन दे देंगे उनको, तो वो तो हो जाएगा, लेकिन तब वो भी भाजपा की एक पराजय होगी। तो भाजपा एक ही तरीके से जीत सकती है चुनाव के, वो 272 से 300 के बीच कुछ सीटें प्राप्त करे। इससे कम अगर हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा किसी काम की नहीं रहेगी। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और हम अगले रविवार को फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में आनंद वर्धन जी और अभय जी से बातचीत करेंगे। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।